अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। पलंग के सराहने से टेक लगाकर बैठी हूँ तो मालूम हुआ है कई दिन से तो ये थकावट महसूस ही नहीं हुई थी। अब सब कामों से फारिग हुई हूँ तो अभी एहसास हुआ है कि जोड़ जोड़ दुख रहा है। मोहसिन 1 घंटा कबल मुझे शब बखैर कह के अपने कमरे में गया है। तस्बीह पढ़ते अल्लाह का शुक्र अदा करते कि एक और दिन खैरियत से गुजर गया। जाने कब नींद की वादियों में उतर जाती हूँ, मगर आज उसके जाने के बाद मेरा मामूल वो न रहा। मैं तस्बीह पढ़ना और उसे दुआएं देना भी भूल ही गई। ऐसा नहीं कि उसने मेरे साथ कोई गुस्ताखी की है या उससे कोई गलती सरजद हुई है। असल में आज उसकी शादी हुई है और वो मुझे शब बखैर कहकर मामूल के मुताबिक अपने कमरे में गया है, तो मैं उस लड़की से अनजाना सा हसद महसूस करने लगी हूँ जो मुझसे आधी से भी कम उम्र की है। मुझे लगा कि वो आज मुझे शब बखैर कहते वक्त ज़रा जल्दी में था, मेरे पास बैठकर मेरे पाँव दाबता था। कभी कभार आज वो भी भूल गया था, ये जानते हुए भी कि आज माँ को कितनी थकावट होगी। मुमकिन है कि ना भी हो ऐसा, मगर मुझे एक फांस की तरह ये बात चुभ गई और उसकी नौब्याहता बीवी की तरफ से पहला तीर दिल में गड़ गया। ये भी नहीं कि मोहसिन उसे मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह लाया था, मैंने उसे खुद पसंद किया था। बड़े अरमानों से उसका रिश्ता मांगने से लेकर ब्याह कर अपने घर लाने तक मेरा दिल उसके लिए अरमानों से भरा हुआ था। मगर ये क्या कि जो ही उसके कदम मेरी राजधानी में पड़े, मेरे दिल में उसकी तरफ से खटक सी पड़ गई। रात जाने किस तरह कटी। सुबह घर में उठा पटक शुरू हुई तो मैं इंतज़ार करने लगी कि किस वक्त मोहसिन आकर मुझे सलाम करता है। यूं भी रोज़ वो 8 बजे अपने कमरे से तैयार होकर निकलता है और छुट्टी के दिन तो उसकी सुबह 11 बजे तक भी नहीं होती। वो नाश्ता और दोपहर का खाना मिलाकर खाता और फिर दिन भर दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला जाता है। मैंने घड़ी पे निगाह डाली, 7 बज रहे थे। मर्दों की तो खैर है, कम से कम औरत को इतनी देर तक सोते नहीं रहना चाहिए। मैंने दिल में बहू के लिए पहली शिकायत महसूस की। मेरी नंद ज़हरा चाय बनाकर ले आई थी। एक प्लेट में 2 पापे रखे थे, एक उसने खुद उठाकर दूसरा मेरे सामने रख दिया। बड़ी प्यारी बहू है भाभी आपकी, उसने तारीफ की तो मैंने दिल में चंद लम्हों के लिए फख्र महसूस किया, मगर साथ ही एक एहसास इस बात का हुआ कि अब तक तो नई बहू को आकर मुझे सलाम करना चाहिए था, मगर नंद के सामने भरम क्यों कर गंवाती। मुस्कुरा के रह गई। चाय का कप आधा भी ना हुआ था कि मेरी बेटी निदा मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें मंदी मंदी थी, नींद से भरी और चेहरे पर बेजारी। क्या बात है बेटी, क्यों जाग गई चंदा? मैंने बेटी को प्यार से बाहों में समेट लिया। जागे तो वो मामा जो सोया हो, मुझे तो बच्चे सोने नहीं देते, और अब जो सोए हैं तो उनके बाप को ख्याल आ गया है कि उनकी अम्मा को सुबह सवेरे चाय की आदत है और मुझे उन्हें चाय बनाकर देनी चाहिए। उसके चेहरे, लहजे और अल्फाज में बेजारी के सिवा कुछ न था। ए लो, मैंने गुस्से से कहा, उसकी अम्मा को चाय तो कोई भी दे सकता है। सुबह से काम करने वालियां सबको चाय दे रही हैं, तो वो महारानी भी उनसे चाय मांग लेती। तुम्हारी फुप्पी अभी मेरे लिए खुद चाय बना कर लाई है, उनको मालूम होता तो उनको भी एक कप पकड़ा देती। तुम जाओ बेटा, जाके आराम करो, थकी हुई हो, मैं उन्हें चाय भिजवाती हूँ। ए ज़हरा, ज़रा देखना तो। मैंने नंद को हुक्म सादिर किया कि मेरी समधन को चाय भिजवा दे, साथ में पापे और केक भी भिजवा देना। वो पापे नहीं लेती चाय के साथ, कोई बिस्किट है तो भिजवा दें। निदा कह के जमाइयाँ लेती हुई चली गई। 10 बज चुके थे। आधा दिन चढ़ आया था जब मोहसिन के साथ उसकी नई नवेली दुल्हन की आमद हुई। मोहसिन ने हस्बे मामूल मुझे गले लगा के प्यार किया और बहू शर्माते शर्माते सलाम करके मेरे पलंग की पायंती पे बैठ गई। आप ठीक हैं अम्मा? मोहसिन ने पूछा। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें पूछने का मेरी खैरियत की बाबत।
मैं न चाहते हुए भी तंज कर बैठी। तुम्हें ये भी याद नहीं कि नाश्ते के बाद तुम्हें मेरी दवाएं निकाल कर मुझे देना होती हैं? मैंने अपनी बात मुकम्मल करके दोनों के शर्मिंदा चेहरे देखे तो अजीब सा एहसास हुआ, एक घटिया सी खुशी जो किसी को पहले वार में ही चित करके महसूस होती है। वो अम्मा, मोहसिन जवाब देते समय हकलाया सा। रात देर तक तो सब थे बैठे हुए, गप्पे लगा रहे थे, नींद ही पूरी नहीं हुई। और फिर आपको तो इल्म है कि मैं छुट्टी के दिन कितनी देर से जागता हूँ। दवाएं इसीलिए तो मैंने रात को ही तैयार कर दी थी। आपकी दवाओं के डब्बे में ऊपर ही तो रखी हैं। बेटा, दवाओं की तैयारी तो एक बहाना होता है, असल में तो मुझे आदत है सुबह सवेरे तुम्हें देखने की। इस आदत को बदलना होगा अब मुझे। मैंने लहजे में दुनिया भर की मायूसी समेटी। अरे नहीं अम्मा, मोहसिन ने फौरन कहा, इसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। उसके अंदाज में शर्मिंदगी थी। बहू का चेहरा बेतासुर लग रहा था। असल मायूसी और शर्मिंदगी तो मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती थी। चलो आहिस्ता ही सही, अपने मकसद में कामयाबी हासिल तो होगी ना। बहू के इंतखाब के वक्त तो मेरी नज़र में कोई समाती ही ना थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को मैं अपने बेटे का जीवन साथी बनाना चाहती थी। कई रिश्ते करवाने वालों को नाराज़ किया कि उनका बताया हुआ कोई रिश्ता मेरे मयार पे पूरा उतरता ही ना था। दिनों या महीनों की नहीं बल्कि सालों की मेहनत और जस्तजू के बाद मेरा दिल कहीं ठहरा था। ये और बात कि तब तक मोहसिन के बालों में चांदी के कई तार नुमाया होकर चमकने लगे थे। मारिया पर पड़ी पहली नज़र और फिर मेरी नज़र उसके चेहरे से हटी ही नहीं। मेरे मोहसिन के साथ इससे ज़्यादा और कौन जच सकता था। मेरे साथ मेरी नंद ज़हरा भी थी। वो मारिया की माँ से बातचीत कर रही थी, मगर मैं उसे सुनने या उसमें दखल देने की बजाय अपनी पूरी तवज्जो मारिया पे दिए हुए थी। उससे पूछ रही थी कि कितना पढ़ी है और उसे किन किन बातों से दिलचस्पी है। मारिया को लिखने का शौक था और इसी शौक की वजह से उसका ज़्यादा वक्त पढ़ने और लिखने में ही गुजरता था। उसने बताया कि उसे घर के काम काज से कुछ ज़्यादा शगफ न था। मैंने उसके मखरूती उंगलियों वाले नफासत से तरसे हुए नाखूनों को देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये खूबसूरत हाथ बावर्ची खाने के काम करने को तो नहीं बने। इन हाथों से तो वो और फिर मेरे घर का पूरा निज़ाम चल ही तो रहा है। मैं उस घर में मलका की तरह रहती हूँ। उस घर में एक शहजादी का इजाफा हो जाने से कितना काम बढ़ जाएगा भला। उस वक्त मुझे उस पर टूट के प्यार आया। मुझे प्यारी सी बेटी चाहिए, काम करने वाली नहीं। वो मेरे घर में काफ़ी हैं। उसने शर्मा के सर झुका लिया था। फिर रिश्ता फाइनल होने से लेकर शादी की तारीख मुकर्रर होने तक और फिर शादी का दिन आ जाने तक मेरे दिल में मारिया को देखने की हुड़क उठती और मैं किसी न किसी बहाने वहाँ पहुँच जाती। दिल में उसकी तस्वीर बस आती और खुशी खुशी घर को लौटती। उसकी अम्मा इंतहाई तपाक से मेरा इस्तकबाल करती और यूं सलूक रवा रखती जैसे कि बहनों से रखा जाता है। मेरे दिल में मारिया को देखकर अनोखा प्यार जागता। उसे अपने साथ लगाकर मैं उसका माथा चूमती। उसका कद मुझसे कदरे लंबा था, मगर वो अपना सर झुकाकर मेरे साथ लिपट जाती। मुझे उसकी शक्ल में अपने घर का मुस्तकबिल नजर आता। निदा और मारिया में भी यकीनन दोस्ती हो जाएगी। इकलौती नंद और भाभी के माँ बहन तो बहनों जैसा प्यार होगा। छोटा सा खानदान था। वो इकलौती बेटी थी और उसके 2 भाई थे जो शादीशुदा थे और दूसरे शहरों में रहते थे। मुझे ये नुक्ता जहाँ काबिल एतराज़ लगा कि बहू की ससुराल उसी शहर में ना हो, वहीं ये तसल्ली भी थी कि चलो माँ बाप का दम ही है, भाइयों भाभीयों और उनके बच्चों के यहाँ होने से वाबस्ता बिखेड़े तो नहीं होंगे ना। यूं भी मेरी नंद का कहना है कि जब बेटा या बेटी ब्याहें तो गोया ख़ानदान बढ़ता है और समधियों में बहन भाइयों से ताल्लुकात बन जाते हैं। ख़ानदान का एक घर बढ़ जाता है। अपनी बेटी के लिए तो मैंने बहुत कोशिश की कि उसका रिश्ता कहीं ऐसी जगह तय हो कि उसकी ससुराल इसी शहर में हो और मेरा उससे हर रोज़ का मिलना जुलना रहे। अब जब वो मेरे घर में आ गई थी तो मुझे अपना राजपाट खतरे में नजर आने लगा था। मैं हमा वक्त कनखियों से उसके और मोहसिन के माँ बहन मीठी नज़रों के तबादले देख देख कर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। मोहसिन काफ़ी कोशिश करता कि वो मुझे वक्त दे,
मगर वो ना चाहते हुए भी बट गया था। उसकी तवज्जो माँ और बीवी के दरमियान तकसीम हो गई थी। मैं हर चीज़ की बिला शिरकत गैर मालिक थी और अब मुझे अपना बेटा बांटना पड़ गया था। चंद दिन गुजरे तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसे कहीं मसरूफ़ न किया तो वो हर वक्त मोहसिन की नज़रों के सामने रहेगी। मैंने उसे कहा कि वो बावर्ची खाने में मुलाजमों के काम की निगरानी किया करे, जो पहले मैं खुद करती थी। उसे ऐसे कामों का कोई तजुर्बा न था। मैं उसे मेज़ पे खाना खाते हुए बार बार मोहसिन के सामने शर्मिंदा करती और उसे बौखलाया हुआ देखकर खुश होती। मोहसिन के माथे पे हल्का सा बाल आता, मगर उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा उठता। ऐसे में मैं अपनी फतह को शिकस्त में बदलता हुआ महसूस करती। जब से वो ब्याह कर आई थी उसे लिखने का वक्त मिलता न पढ़ने का। कई बार वो इस बात को मोहसिन के सामने दोहराती भी, मगर उसके अंदाज में छुपा शिकवा सिर्फ मैं समझ पाती थी। मोहसिन को अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे दिन भर किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखती थी। मोहसिन के आने के बाद उसे अपनी बीवी की पूरी तवज्जो चाहिए होती थी। मैं हाथ में तस्बीह घुमाती हुई उन्हें आपस में बातचीत करते, हंसते खेलते देखती और आंखें मूंद लेती। कैसा हो कि मेरा बेटा पहले की तरह सिर्फ मुझसे ही बातें करे, मेरे पास बैठे, मगर उसे तो बीवी की सूरत गोया एक नया खिलौना मिल गया था। अम्मी, हम ज़रा बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, खाना बाहर खाएंगे, उसके बाद ज़रा देर के लिए इसकी अम्मी अब्बू की तरफ जाएंगे। मुमकिन है कि मारिया वहाँ ठहर जाए। मोहसिन मेरे पास लाउंज में बैठा था। मारिया गालबन कमरे में तैयार हो रही थी। पहले बताते ना बेटा, अब तो मुझे तैयार होने में ज़रा वक्त लगेगा, मैंने सुस्ती से कहा। आपसे इजाज़त ले रहा हूँ अम्मी, उसने फ़ौरन वजाहत की। सिर्फ मैं और मारिया जा रहे हैं। इजाज़त लेने और इत्तला देने में कुछ फ़र्क होता है बेटा, मैंने बददिल होकर कहा। बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने इत्तला दे दी, वरना मुझे बगैर इत्तला के भी तो चले जाते, मैं क्या करती। ऐसे क्यों कह रही हैं अम्मी? मोहसिन ने फ़ौरन मेरा हाथ थामा। आप ठीक तो है ना? मेरे ठीक होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है बेटा? मुझे फ़ौरन तरकीब सूझ गई। तुम लोग जाओ, मेरी वजह से अपना प्रोग्राम ख़राब ना करो। क्या बात है अम्मी, क्या हुआ है आपको? मोहसिन फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मुझे दिल में ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई। मारिया तैयार होकर आ गई थी और खड़ी देख रही थी कि मोहसिन किस तशवीश से मुझे देख रहा था। तुम जाओ बेटा, मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया। मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह ख़राब तबीयत के साथ आपको किस तरह तनहा छोड़ के जा सकते हैं हम? मोहसिन परेशान था। अरे बेटा, क्यों परेशान होते हो? मुलाजिम है ना घर पे, मैंने लहजे को कमज़ोर करते हुए कहा। नहीं अम्मी, इस तरह मुलाजमों पे नहीं छोड़ के जा सकता मैं आपको। अम्मी को भी साथ ले चलते हैं ना। मारिया तैयार खड़ी थी और मोहसिन के परेशान अंदाज पर उसे अपना प्रोग्राम मुलतवी होता हुआ नजर आ रहा था। मैं ज़रा खुश हुई कि चलो इनके साथ ही जाऊंगी। दिल में ये वसवसा भी था कि दोनों बाहर जाएंगे तो जाने मोहसिन उसे कहाँ कहाँ घुमाए फिराएगा, क्या क्या खरीद कर देगा। मैं दिल में सोचने लगी कि कौन से कपड़े पहन कर जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं जा रहे मारिया, सो सॉरी। मोहसिन ने हाथ उठाकर फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम तैयार हो तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ कि तुम्हें छोड़ा है। मारिया का चेहरा उतर गया। मेरी मनसूबाबंदी कुछ और थी, मैं तो चाह रही थी कि वो मुझे भी साथ लेकर जाएं, और मोहसिन ने सिरे से प्रोग्राम ही बदल दिया था। मारिया ड्राइवर के साथ चली गई। हालांकि वो अकेले जाने पे मुतज़ब्ज़ब थी और चाह रही थी कि या मोहसिन उसे छोड़ने जाए या फिर वो अपना प्रोग्राम तब्दील कर दे, मगर मोहसिन ने उसे भिजवा कर ही दम लिया, क्योंकि वो अपने वालिदैन को कॉल करके बता चुकी थी कि वो उनकी तरफ आ रहे हैं। मेरी तरफ से माज़रत कर देना मेरी जान, मोहसिन ने उसको तकते समय उसका हाथ थाम कर कहा। मैंने नज़र चुरा ली। ज़माना किस कदर बदल गया है। हमारे वक्तों में तो शोहर तखलिए में भी बीवियों को जान नहीं कहते थे, और अब हमारे ये बच्चे, कोई बेहयाई सी बेहयाई है। गज़ब खुदा का, बीवियों के हाथ भी थाम लेते हैं, अब तो माओं के सामने। मारिया के जाने के बाद वो लौटकर वापस मेरे पास आकर बैठा नहीं, बल्कि अपने कमरे में चला गया। मैं थोड़ी देर के बाद दूध गर्म करके ग्लास में डालकर उसके कमरे में लेकर गई। दरवाजे के बाहर ही रुकी, वो फ़ोन पर बात कर रहा था।
तन्हा करवटें बदल रहा हूँ। मेरी जान, नींद कहाँ आने वाली है आज? मैं वापस मुड़ने का सोच ही रही थी कि मुझे छींक आ गई। मैं घबरा गई और फौरन कमरे में दाखिल हो गई, कहीं वो ये ना समझे कि मैं बाहर खड़ी सुनगुन ले रही हूँ। अरे अम्मी! वो फौरन फ़ोन छोड़ के खड़ा हो गया। आप क्यों ले आई दूध? किसी मुलाजिम को कह देती, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। उसने कहा तो मुझे याद आया कि मैंने तो तबीयत की खराबी का बहाना किया था। अब बेहतर हूँ बेटा। मैंने दूध का गिलास उसकी साइड टेबल पर रखा। फ़ोन अभी तक उसके हाथ में था। मैं पलट कर कमरे से निकली तो वो दोबारा फ़ोन पर बात कर रहा था। और क्या कह रहा था? वही अपनी बेताबियों की दास्तानें। मेरे दिल में कुछ ज़ोर से चुभा। ज़रा सा तरस भी आया बेटे पर और सोचा कि उससे कहूँ कि वो भी चला जाए, वरना सारी रात जागते और फ़ोन पर उसे अपनी बेताबियों की दास्तानें सुनाते गुजारेगा। मगर मैंने अपनी सारी कैफियत को दिल में ही दबा लिया। हमारी सासें कब हमें मेके जाने देती थी? जो ईद शब बरात भी होती तो दिल मेके जाने को हमकता, मगर उनका फरमान होता कि उनकी बेटियां मेके आ रही हैं, इसलिए बहुओं में से कोई भी मेके नहीं जा सकता। दिल मचल के रह जाता। माँ बाप की याद दिल को तड़पाती, मगर हमारे दिल का हाल कौन जानता था? जिनके दम से इस घर में थे, वो सुबह उठने के बाद यूं मंजर से गायब होते जैसे गधे के सर से सींग। दिन में शौहर से बात करने का तसव्वुर ही महाल था, और रात जब तक मामूलात से फारिग होकर मैं बिस्तर पर लौटती तो उन्हें सोए हुए घंटों बीत चुके होते। ऐसे वक्त में कौन उन्हें जगा कर दिल के दुखड़े रोता? उल्टा नींद खराब होने पर डांट ही पड़ जाती। आजकल के बेटे बहुएं तो सरे शाम ही अपने कमरों में जाकर अपनी दुनियाओं में गुम हो जाते हैं। ये भी ख्याल नहीं होता कि अपने माँ बाप को वक्त दें, उनसे कोई दिल की बात कह सुन लें, कुछ उनके मसाइल की बाबत भी पूछें। मेरी बहन कलसूम ने मुझे सही कहा था कि बेटों को उनकी शादी के बाद ज़्यादा काबू में रखने की ज़रूरत होती है, वरना तो वो जन मुरीद हो जाते हैं। इसी खदशे के पेश नज़र मैंने शुरू से ही मारिया और मोहसिन के दरमियान वो किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। मियाँ बीवी के माबैन प्यार हो, ठीक है, मगर ऐसा भी ना हो कि उन्हें एक दूसरे के बगैर सांस लेना भी महाल लगे। अगले रोज़ बाद दोपहर मोहसिन की कॉल आ गई कि वो दफ्तर से वापसी पर अपने ससुराल चला गया है और रात को देर से लौटेगा। मेरे सीने में कुछ टूटने लगा। मैं कुछ भी ना कह सकी और बिल्कुल खामोश हो गई। तबीयत की खराबी का बहाना भी न चल पाता अब तो। रात में टीवी लाउंज में ही बैठी थी जब वो दोनों देर से लौटे। अरे आप सो जाती अम्मी, क्यों जाग रही हैं अभी तक? तुम्हें देखे बिना कब मुझे नींद आती है बेटा? मैंने उसे साथ लिपटा लिया और ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगी। बस अम्मी, शाम की चाय पीकर मैं और मारिया निकले। पहले फिल्म देखी, फिर इसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर लाया हूँ। रास्ते से इसे गजरे भी लेकर दिए हैं। आप ये ना कहें कि मैं आपकी बहू का ख्याल नहीं रखता। मारिया भी सामने वाले सोफे पर बैठी अपनी कलाइयों में पड़े गजरों से खेल रही थी। ये उसे मोहसिन ने अपने हाथों से पहनाए होंगे। वो ज़रा सा शर्मा रही थी। मैं खामोश रही। मेरे पास कहने को कुछ भी ना था। एक लम्हे को भी तुम्हें यह ख्याल तो ना आया होगा बेटा कि बूढ़ी माँ, बीमार माँ घर पे इंतज़ार करी होगी, शायद उसने खाना भी खाया हो कि नहीं। मैंने सोचा कि बेटे और बहू को इस शर्मिंदगी पे मुब्तला कर दूं कि मैंने उनके इंतज़ार में खाना भी नहीं खाया। कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं है आप अम्मी, मोहसिन ने फ़ौरन कहा। और हाँ, मैंने एक कॉल करके बख्तों से पूछा था। उसने बताया कि दिन में खाला आ गई थी और आप उनके साथ मार्केट चली गई थी। फिर वापस लौटकर आप दोनों बहनों ने फैमिली पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। चले, आप हमारी गैर मौजूदगी में बोर नहीं हुई। आपकी बहन जो आ गई थी, मुझे भी इत्मीनान हो गया था, इसीलिए मैं तमाम वक्त आपकी खैरियत पूछता रहता था। मारिया बार बार आपकी तरफ से फिक्रमंद जो हो रही थी। मेरी बाजी का पांसा बेटे ने मुझ पे ही पलट दिया था। बहुत शुक्रिया मारिया बेटा, मैं दिल महसूस कर ऊपरी दिल से कहा। तुमने मेरी फिक्र की बेटा। मेरे अपने बेटे को तो मेरी फिक्र न थी, मगर तुम्हारे कहने पर वो मेरी खैरियत और मसरूफियात चेक करता रहा। दिल ही दिल में मैं बख्तों को कोस रही थी। उसको बख्तों को सारी रिपोर्ट देने की क्या ज़रूरत थी, झूठी कहीं की।
पूरा फैमिली साइज पिज़्ज़ा कहाँ खाया हमने। कुल 8 स्लाइस थे, जिनमें से 2 मेरी बहन अपने पोतों के लिए ले गई थी, बाकी हमने जैसे तैसे खाए थे। एक बार सोचा भी कि 2 स्लाइस बच गए हैं तो मोहसिन और मारिया के लिए रख देती हूँ, मगर इस तरह मेरा पिज़्ज़ा खाने का राज अफशा हो जाता। जो मुझे इल्म होता कि मेरा भांडा फूट चुका है तो मैं अपने बेटे के लिए तो रख ही लेती कि उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। जाने क्या क्या खाकर आए होंगे। मैंने दिल में फूटने वाली हमदर्दी को दिल में ही दबा दिया। और फिर उस रोज़ निदा मेरे यहाँ रहने के लिए आ गई। ए लो, तुम बच्चे के साथ अकेली आ गई हो, आदिल मियाँ को भी साथ ले आती। मैंने उसे अकेले आने पे घुड़का। एक तो वो मुश्किल से महीने में एक बार हफ्ता भर के लिए आ पाती थी, ऊपर से आदिल मियाँ साथ ना होते तो बच्चों के साथ नींद पागल हो जाती कि बच्चों को अपने बाबा का खब था, उसके बगैर रहना बच्चों के लिए वो मुहाल था। वो कैसे आ सकते हैं अम्मी, निदा ने चिढ़ के कहा। उनकी अम्मी दिल की मरीज़ा हैं और किसी भी वक्त उन्हें कोई मसला हो सकता है। वैसे भी मैं चंद दिन सुकून से रहने के लिए आती हूँ। आए हाय, तो क्या शौहर की मौजूदगी में तुम बेसकून होती हो बेटा? मैंने हैरत से पूछा। शौहरों को यूं बेनथे बैल की तरह तन्हा ना छोड़ कर आया करो। तन्हा कहाँ है अम्मी, घर पर 24 घंटे उनकी अम्मा होती हैं, निदा ने बेपरवाही से कहा। वही तो मसला है बेटा, बहू की अदम मौजूदगी में तो उसे बेहतरीन मौका मिल जाता है ना, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काने का, और फिर शौहर को अपना आदी बना कर रखना चाहिए मेरी जान। सोने दे अम्मा, उसने बेजारी से करवट बदली। यहाँ मैं अपनी नींदें पूरी करने आती हूँ। वो हल्के हल्के खराटे लेने लगी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो गहरी नींद में थी। मैंने उसका फ़ोन उठा लिया कि जाने कौन कॉल कर रहा होगा। क्या कर रही हो मेरी जान, सो रही होगी? मेरी नींदें उड़ाकर। दूसरी तरफ आदिल था। मेरे तो कान गर्म हो गए। मुझे फ़ोन नहीं उठाना चाहिए था। मैंने कुछ बोले बिना फ़ोन बंद कर दिया। एक तो आजकल के सारे लड़के। दोबारा कॉल करके निदा से पूछेगा कि फ़ोन किसने उठाया था। मैं दिल ही दिल में खुश भी थी कि मेरा दामाद मेरी बेटी के बगैर उदास हो गया है। मुझे इल्म था कि हर बार की तरह अगले ही दिन वो पहुंच भी जाएगा। वो जागी तो फ़ोन देखकर उसने पूछा कि आदिल ने कॉल किया था। वो मैं हकला गई। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो था ना? वो घबराई हुई थी। हाँ सब ठीक ही होगा। मैंने उसे गोया डांटा। मैंने तो ये फ़ोन उठा लिया कि जाने किसका होगा। आदिल था। उसने समझा होगा कि तुमने फ़ोन उठाया है तो डांट दिया होगा कि फ़ोन फ़ौरन क्यों नहीं उठाया। निदा बोली, नहीं तो उसने तो कहा। मैंने झिझकते निदा को बता दिया। अरे तो क्या हुआ अम्मी, इसी तरह बोला जाता है आजकल तो। वो तो अपनी अम्मी के सामने भी मुझे जाने क्या क्या कहते हैं। आपको आदत नहीं है ना, और ये जान वगैरह कहना तो अच्छा लगता है। अब भाई की शादी हुई है तो बस आप भी आदी हो जाएंगी। हमारे शौहर तो हमारी सासों के सामने हमसे पानी का गिलास तक नहीं मांगते थे, बल्कि दिन में तो कहीं आमना सामना तक ना होता, और जो होता तो यूं मुंह मोड़ कर जाते थे, गोया हमें जानते तक ना हो। हैं? वो हैरत से चिल्लाई। वो क्यों अम्मी, क्या इसमें कोई गुनाह है कि अपनी बीवी से दिन की रोशनी में बात कर लो, उसका हाथ थामो या प्यार से बुलाओ? अरे बेटा, मेरी सास महुमा कहती थी कि दिन की रोशनी में अपने शौहर की तरफ नज़र उठा कर ना देखो, ना ही शौहर बीवी की तरफ नज़र उठा कर देखे। गुनाह नहीं, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान कितना बेहया है। खुदा के लिए अम्मी, निदा ने मेरी तरफ देखा। कैसी बातें कर रही हैं? हमारा मजहब तो मर्द को बीवी से बेहतरीन बर्ताव करने को कहता है। और क्या बेहतरीन बर्ताव ये होता है कि दिन भर बीवी को पहचानो भी नहीं और रात को? अम्मी खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें। कहीं भाभी और भाई के मामले में ऐसी तंग नज़री का मुजाहरा ना कीजिएगा। इतनी अच्छी सुलझी और पढ़ी लिखी भाभी हैं, उन पर ऐसी फरसुदा सोचें ठोंसने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं सिर्फ सुन के रह गई। इस पे अमल करने का मेरा कोई इरादा ना था। मेरी बहन जानती थी कि बहुओं को किस तरह काबू में और अपने अंगूठे तले रखा जाता है। ये कल की छोकरियाँ क्या जाने। मेरी ससुराल में तो सब इस बात पे फख्र करते हैं कि मारिया हसन मेरी भाभी हैं। वो सब तो अपने जानने वालों को ये बताते हैं कि मारिया हसन उनके ख़ानदान में ब्याही गई हैं। अम्मी, बड़ा नाम है भाभी का। हमारे ख़ानदान की औरतें तो उनकी कहानियाँ, नॉवेल्स सब की दीवानी हैं। आजकल के समाजी मसाइल
और उनके हल पर ऐसी कहानियाँ लिखती हैं भाभी कि पढ़कर मेरे जैसी औरतों की सोच के रुख बदल गए हैं। बहुत बासलाहियत हैं भाभी तो। निदा उसकी तारीफ में कलावे मिलाए जा रही थी। उस पर जाने मारिया ने क्या पढ़ के फूंका था जो उसकी तारीफें ही किए जा रही थी। अम्मी, निदा ने मुझे यूं पुकारा जैसे मैं उससे कहीं दूर बैठी हूँ। अम्मी, मारिया भाभी बहुत अच्छी और अच्छे ख्यालात की मालिक हैं। उनकी कदर कीजिएगा। तख्लीककार बड़े हसास होते हैं। उनके अंदर का तख्लीककार ना मार दीजिएगा। उनके लिखने से जाने कितनी औरतों की इस्लाह हो जाती है। ये भी एक नेकी का काम है और अब तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। तो मैंने उसे क्या मना किया है? मैंने चिढ़ के कहा, हीर रांझे की दास्तानें और मोहब्बत लिख ले जिसका आजकल वो खुद एक किरदार है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है अम्मी। आप तो ऐसी सोच वाली नहीं लगती थी। निदा ने हंस के मुझे छेड़ा। शर्म करो, अपनी माँ को कह रही हो कि वो भाभी से जलती है। मजाक कर रही हूँ अम्मी। उसने चट से मेरे गाल पे बोसा दिया। हम कहाँ यूं कभी अपनी माँ का बोसा ले सकते थे। एहतराम और खौफ से तो माओ से कितने ही फासले पे रहते थे। अब तो बच्चे ज्यादा ही फ्री हो गए हैं माँ बाप से, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर दिन भर निदा और मारिया आपस में खिलखिलाती हंसती रहती। मारिया उसके बच्चों को नहलाती धुलाती, दोनों टीवी फिल्में ड्रामे देखती, कभी कुछ और कभी कुछ बनाकर खाती। शाम को दोनों मिलकर बच्चों को पार्क लेकर जाती। कभी घर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती। मैं उन दोनों को देख देख के हैरान होती। हमारी नंदे जब आती तो हमारे दिलों पर क़यामत गुजर जाती। हम दिन गिनते कि कब वो लौट कर जाएं। अपनी चीज़ें उनसे छुपा छुपा के रखते। कभी सर बांध के सर दर्द का बहाना करके लेट जाते। सब देवरानियाँ जिठानियाँ एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डालने को कोशा रहती। उनके बच्चों को कुछ बनाकर खिलाना तो कुजा, हम तो अपने बच्चों को भी छुपा छुपा कर खिलाते और बच्चों को समझा देते कि किसी के सामने खाए पिए का जिक्र ना करें। सास की अपनी बेटी की तरफ तवज्जो और प्यार, उसे अहमियत देना हमें एक आंख न पाता और हम उन्हें जिज करने का हर तरीका आजमाते। वे क्यों ना करते, वो भी तो हमें रत्ती बराबर इज्जत ना देती और अपने बेटों बेटियों के सामने हमारी बेइज्जती कर देती। हमारे बच्चों से मुँह का निवाला छीन कर अपने नवासे नवासियों को देती। इसलिए मैं उनकी बेटियों का आना गरहा गुजरता। मगर ये मारिया किस मिट्टी की बनी थी कि दिन भर निदा के साथ सर जोड़े हंसती रहती। जिस दिन निदा ने जाने का नाम लिया, मुझसे ज़्यादा मारिया पेश पेश थी निदा की मिन्नतें करने में कि वो चंद दिन और ठहर जाती। बल्कि उसकी सास को फ़ौरन टेलीफोन करके उनसे इजाज़त भी ले ली और उसके शौहर को भी इतला कर दी कि निदा अभी यहाँ रहेगी। मोहसिन बारहा मेरे सामने निदा से कहता कि उसने आकर उसकी बीवी को उससे छीन लिया था, जिस पर वो सब कह के लगा के हंसते। मुझे दिल में गुस्सा आता कि कैसी वाहियात बात करके वो फख्र से हंसते थे। अभी तो आपके बच्चों ने आकर आपसे आपकी बीवी को छीन लेना है भाई। निदा कहती तो मैं उसे घुरी मार के रह जाती। ऊपर से जो भी कहती, दिल में मैं खुश होती थी कि ना सिर्फ ये कि मेरी बेटी और बहू के बीच बहनों जैसा प्यार और सलूक था, बल्कि ये भी कि निदा के यहाँ होने से मोहसिन और मारिया को इकट्ठा वक्त गुजारने को कम कम ही मिलता। मोहसिन उस वक्त मेरे पास बैठता था जब वो दोनों बच्चों को पार्क ले जाती या शॉपिंग पे जाती, तो बच्चे हम दोनों के पास छोड़ जाती। एक दिन अचानक आदिल मियाँ पहुँच गए निदा को लेने। मैं तो उदास क्या होती, निदा की रुखसती के वक्त मारिया मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगी। उसने निदा, उसके बच्चों और शोहर के अलावा उसकी सास के लिए भी कीमती तोहफे हमराह किए थे। मैं दिल से उसकी मोहतरफ हुई, मगर उसके सामने इसका एतराफ़ किया, ना ही बेटे के सामने ये कहा कि बहू ने अच्छा किया और मेरा दिल खुश हुआ। बहुओं को ऐसी बात से अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक अहम सबक था जो कभी का मेरी बहन ने मुझे पढ़ाया था। एक रोज़ मारिया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो बावर्ची खाने में खड़े खड़े गिर गई। पड़ोस से ही डॉक्टर साहब रहते थे, उन्हें बुलवाया। उन्होंने चेकअप करके बताया कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाने की ज़रूरत थी। एम्बुलेंस बुलवा कर उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन को बता दूं। मोहसिन अस्पताल ही पहुंचा था। परेशानी उसके चेहरे से हाविदा थी। लग रहा था कि वो मर्द होके भी रो देगा। क्या हुआ उसे अचानक अम्मी? वो मुझसे मिलकर तफक्कर से पूछ रहा था। अचानक ही खड़े खड़े गिर गई बेटा।
میں نے وضاحت کی۔ مگر یہ اتنی گرمی میں وہاں کر کیا رہی تھی؟ اس نے ہلکے سے غصے سے پوچھا۔ کسی کام سے گئی ہوگی۔ میں نے اسے بتانا ضروری نہ سمجھا کہ میں روز اسے اس وقت ملازموں کی نگرانی کے فرض پہ مامور کر دیتی ہوں۔ کوئی بھی کام ہو اسے تو وہ ملازموں کو بلا کے بتا سکتی تھی نا، خود وہاں گرمی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چڑ رہا تھا۔ ارے پریشان نہ ہو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ڈاکٹر بتائیں گے کہ اس کا بی پی اتنا کم کیوں ہو گیا۔ میں نے بیٹے کو تسلی دی۔ اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کو خون اور پیشاب کے نمونے بھجوا دیے گئے تھے اور اسے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ محسن اسے دیکھ رہا تھا، مگر کچھ فاصلے سے میں محسن کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ اسی طرح پریشان ہوتا جو میں اس بیڈ پہ ماریا کی جگہ لیٹی ہوتی تو۔ انجانے میں اپنا اور ماریا کا موازنہ کرنے لگی۔ ماریا میری سوچوں سے بے خبر ہماری وہاں موجودگی سے بے نیاز دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ ہم وہیں کوریڈور میں بینچوں پہ بیٹھ گئے اور میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جانے کون جوس لے آیا، مجھے تو پیاس بھی لگ رہی تھی اور گرمی بھی۔ میں نے جوس پیا مگر محسن پیکٹ ہاتھ میں پکڑے یوں ہی بیٹھا تھا۔ جوس پی لو بیٹا، گرمی بہت ہے۔ جی نہیں چاہ رہا امی، اس نے مرے مرے انداز میں کہا۔ اس دوران ندا کا جانے کتنی بار فون آ چکا تھا۔ پھر اس کا فون آ گیا تو اس سے بات کرنے لگا۔ بھلا یوں پریشان ہونے سے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی بیٹا۔ فون بند ہوا تو جوس کا پیکٹ میں نے پھر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے پیکٹ پکڑا اور ایک گھونٹ لیا، پھر اسے ہاتھ میں تھام لیا۔ کلثوم میری بہن اور اس کا بیٹا اور بہو بھی وہیں آ گئے تھے۔ جانے کتنے منٹ گزر کے ہوں گے مگر لگ رہا تھا کہ صدیوں کا سفر ہم یوں خاموش بیٹھ کے طے کر گئے۔ اب وہ ہوش میں ہے۔ ڈاکٹر نے ہی اس سکوت کو توڑا۔ تاہم انہیں سکون سے لیٹا رہنے دے، ان کے ٹیسٹوں کی رپورٹس کا انتظار ہے، اگر چاہیں تو ان کے شوہر انہیں مل سکتے ہیں۔ محسن نے اگلا لفظ نہ سنا اور تیز تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں وہ زیر نگرانی تھی۔ کلثوم نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور میرے دل میں وہ نظریں پھانس کی طرح چبھی۔ اس کی نظر میں میرے لیے اشارہ تھا کہ حالات میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں نگاہیں چرا گئی۔ اس کے سامنے میرے بیٹے کی بےتابی نے دکھا دیا تھا کہ میری بہو نے میرے بیٹے کے دل میں گھر کر لیا تھا، اس کی بتائی ہوئی تراکیب پر عمل کرنے کے باوجود بھی۔ بہن اپنے بیٹے بہو سمیت واپس چلی گئی۔ مجھے بھی انہوں نے پیشکش کی کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے مگر میں نہیں گئی، اس لیے بھی کہ میرا بیٹا یہ نہ سوچے کہ مجھے اپنی بہو کی فکر نہیں، اور اس سے بڑھ کے اس لیے کہ وہ اس کی پٹی سے لگا بیٹھا رہے گا، گھر لوٹے گا نہ اسے میرا دھیان ہوگا۔ پھر بہن کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد ہی رپورٹیں آ گئی۔ رپورٹ سن کر میرا تو دل بھی خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں دادی بننے جا رہی تھی۔ محسن کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں ماریا کو مبارکباد دینے اور ملنے گئی تو وہ بھی شرما سی گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے اٹھنے کی بھی کوشش کی۔ لیٹی رہو بیٹا، لیٹی رہو، میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں ندا کو بتاتا ہوں۔ محسن نے فوراً بہن کا نمبر ملایا اور جوش سے اسے بتانے لگا۔ شام تک ماریا کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور ہم اسے لے کے گھر آ گئے۔ اب محسن نے اسے مکمل آرام کرنے کی سخت ہدایت کی۔ مجھے بھی اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں ماریا کو پلنگ سے پاؤں بھی نیچے نہ رکھنے دوں۔ واہ بھئی واہ، یہ انوکھا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی۔ وہ تو ہم تو آخری وقت تک سارا کام کرتے تھے، وزن بھی ڈھوتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے نخرے ہی بہت ہیں آج کل۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بچے کی پیدائش تک کا سارا وقت محسن نے ماریا کی دلداری میں اور میں نے پیچ و تاب کھاتے گزارا تھا۔ وہ مکمل بستر پہ رہی، نزاکت کی انتہا ہے۔ کبھی ذرا سا کام کر لیتی تو پھر بلڈ پریشر کم ہو جاتا اور چکر آنے لگتے۔ ندا اس دوران کئی بار آئی۔ اس نے بھائی کے ساتھ جا جا کر آنے والے بچے کی خریداری کی کیونکہ ماریا بازار نہیں جا سکتی تھی۔ ماریا بستر پر ہوتی مگر وہ ملازموں پہ حکم صادر کر کر کے دن بھر ندا کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنواتی رہتی اور بچے بھی مامی کے گرد پروانوں کی طرح پھرتے تھے۔ میں نے تو ایسے شاہانہ انداز نہ دیکھے تھے۔ دل میں یہی سوچتی کہ میں لاکھ جتن کروں کہ بیٹے کا دل بہو کی طرف سے پھر جائے، کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج کل کی لڑکیوں کے چلتر ہم سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ وہ زیادہ تیز اور مردوں کو قابو کرنے کی ماہر ہیں۔
इतने अरसे से वो अपने मेके भी नहीं गई थी। उसके अम्मा बाबा ही उसे मिलने आ जाया करते थे। हाँ, उन दिनों उसे लिखने पढ़ने को काफ़ी वक्त मिल गया था। बिस्तर पे पड़ी वो लिखती रहती, कभी कॉपियों पर और कभी कंप्यूटर पर। निदा खुशी की इंतहा पे थी कि वो फूफी बनने वाली थी। मुझे भी खुशी तो थी कि मैं दादी बनूंगी, मगर साथ ही एक फिक्र में मुब्तला हो जाती कि पहले मारिया ने आकर मेरे बेटे को बांट लिया था, अब उसका बच्चा आ जाएगा तो मैं बिल्कुल ही पस मंज़र में चली जाऊंगी। हर माँ अपने बेटे की शादी के बाद ऐसे ही खौफ में मुब्तला हो जाती है। या ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा था? कलसुम ने बताया था कि उसने बहू के लिए सख्त असूल मुरतब कर रखे थे और उसके बेटे को ससुराल जाने की इजाज़त न थी, मगर उसका समझाना तो दूसरे शहर में था, इसलिए वो बेटे को किसी न किसी बहाने रोक ही लेती थी। सबसे आसान उसका भी उसने बताया था कि जब बहू मेके जाने का प्रोग्राम बनाए तो उस वक्त माँ की बीमारी ही बेटे के कदम रोक सकती है। मैंने इस तरकीब पे जब भी अमल किया मुझ पे उल्टी ही पड़ी। उस वक्त तो बेटा रुक जाता था, मगर अगले ही रोज़ वो मारिया को तन्हा जाने की तलाफी कर देता। ससुराल जाता, वहाँ वक्त गुजारता, मारिया को बाहर खाना खिलाता, शॉपिंग करवाता और यूँ वो खुशी खुशी घर लौटते। माँ अपने बेटों को खुश देखकर खुश तो होती हैं, मगर उस वक्त नहीं जब बेटा बहू के साथ खुश हो। उस दिन दिल सुबह से अजीब सा हो रहा था। नमाज के बाद भी बेचैनी सी थी। शहर के ख़राब हालात के बाइस जब तक बेटा दफ्तर से जाकर खैरियत से लौट ना आता तब तक मैं उसके लिए दुआएं ही करती रहती। उसके आते ही सुकून की सांस लेती। मेरी तो वाहिद दौलत वही था, अल्लाह उसे सलामती दे। नाश्ते का वक्त हो रहा था, मगर अभी तक मोहसिन कमरे से निकला था ना मारिया। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो वो खुल गया। कमरे में दोनों ही मौजूद न थे। इतनी सुबह सवेरे कहाँ चले गए दोनों? मैं हैरत में मुब्तला थी कि मोहसिन के बेड की साइड टेबल पर एक पर्चा नजर आया। मैंने उसे उठाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। ऐनक लगा के उसे पढ़ा। अम्मी जान मारिया की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई तो फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाकर उसे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। आपको जगाने की कोशिश की, मगर आप नींद की गोलियों के बायस गहरी नींद में थी। मारिया की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। मैं फारिग होते ही आपको लेने आ जाऊँगा। आप नाश्ता करके तैयार रहें। मैंने पर्चा एक तरफ रखा, ऐनक उतारी और मरे मरे कदमों से टेबल की तरफ चली। थोड़ा सा नाश्ता जहर मार किया और दवाएं खाकर नहा के कपड़े बदल के तैयार होकर बैठ गई। निदा की कॉल आ गई। उसने बताया कि उसका राब्ता मोहसिन से था। मारिया की हालत खतरे में थी, इसीलिए गालिबन मोहसिन मुझे लेने नहीं आया था। मैंने अपने भांजे को कॉल की तो उसने बताया कि वो पहले से ही मोहसिन के साथ अस्पताल में था और मारिया के ऑपरेशन के सिलसिले में वो भाग दौड़ कर रहे थे। खाला आप घर पे ही रुकें और भाभी के लिए दुआ करें। यहाँ आने का भी कोई फ़ायदा नहीं, हम भी भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं। यहाँ भी आके बेंच पे बैठ के परेशान ही होना है। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसे देख लेती बेटा तो तसल्ली हो जाती। मैंने कहा, भाभी तो आईसीयू में है और हमें भी उनको देखने या मिलने की इजाज़त नहीं। मैं रानी से कहता हूँ अम्मी को आपके पास छोड़ देती है, उसने अपनी बीवी का कहा। मैंने फ़ोन बंद किया और कुलसुम का इंतज़ार करने लगी। एक बार सोचा कि मोहसिन से कॉल करके पूछ लूँ कि मैं टैक्सी पर अस्पताल पहुँच जाऊँ, मगर मुझे इल्म था कि वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा। चलो रानी आती है तो उससे पूछती हूँ, अगर वो फारिग हो तो हमें अस्पताल ले जाए। उसके पहुँचते ही मैंने रानी से बात की और हम दोनों बहनें उसके साथ अस्पताल की तरफ चली। वहाँ जाकर इल्म हुआ कि मारिया को देखने तक की इजाज़त न थी। मोहसिन खून का बंदोबस्त करने गया हुआ था। रानी ने कॉल करके अपने शौहर को बुलवाया तो उसने उल्टा उसे डांट दिया कि वो हमें वहाँ क्यों लेकर आई थी। तब हम दोनों रानी के साथ लौट आए और घर आकर मैंने मुलाजमा से चाय बनाने का कहा। रानी चाय पी के चली गई तो हम दोनों बहनें बैठ गईं। रानी ने ही बताया था कि डॉक्टरों के मुताबिक मारिया की जान को खतरा था। बच्चे या मारिया में से किसी एक की जान बचाने का फिल्मी सीन नहीं था कि मोहसिन कहता, मेरी बीवी को बचा लो। दोनों की जान को खतरा था, एक सा खतरा था। चलो आप परेशान होने की क्या बात है, कुलसुम ने मुझे तसल्ली दी। अल्लाह करम करेगा, जाना तो हर जान ने है ना। दुआ करो सब अच्छा हो जाए, दोनों खैरियत से रहें। मेरा तो रोम रोम दुआएं कर रहा है कुलसुम, मैंने आदतन ही कहा था, वरना जिस तरह मेरे दिल से निदा के लिए दुआएं निकलती थी उस जज से मेरे दिल से दुआएं निकल ही नहीं रही थी। होंठों से बस ऊपरी दिल से ही मैं दुआ कर रही थी या फिर सिर्फ इजहार ही कर रही थी। इसमें भी यही अल्फाज थे कि अल्लाह मेरे मोहसिन को हर दुख तकलीफ से बचाए,
اس کی پریشانی حل ہو جائے۔ محسن کو سوچتی ہوں تو پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اس رنج کو کیسے سہ پائے گا۔ ارے آپا، کلثوم میرے قریب ہو بیٹھی۔ بیوی کی موت تو کھونے کی چوٹ جیسی ہوتی ہے، مرد کا کیا ہے۔ پیاری سے پیاری بیوی کی موت کے صدمے سے لوٹ پوٹ ہو کر اگلے دن نئے بیاہ کو تیار ہو جاتا ہے، اور اپنے محسن کو کیا کمی ہے بھلا؟ ایسا پیارا سجیلا جوان، پڑھا لکھا، امیر کبیر۔ خدا کا خوف کرو کلثوم، میں نے اسے گھرکا۔ اللہ نہ کرے، جہاں تک تم سوچ رہی ہو۔ مگر میرے دل کو اس کی کہی ہوئی بات کا پورا یقین تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر کلثوم کو سونے کی عادت تھی، اس سے وہ لیٹ گئی۔ محسن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر تک گھر آئے گا، اسے کچھ چیزیں گھر سے لینا تھی۔ ماریا کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپریشن سے پہلے چند گھنٹوں تک اسے کچھ انجیکشن لگائے جائیں گے، اسی دوران وہ گھر کا چکر لگا لے گا۔ میں نے سوچا کہ جس طرح وہ کمرے کو چھوڑ کر گئے تھے اسی طرح وہ ہوگا۔ بختوں کو بلایا اور ان کے کمرے کا بستر وغیرہ ٹھیک کرنے کو کہا۔ خود بھی میں اسی کمرے میں تھی تاکہ کوئی چیز ملازمہ دائیں سے بائیں نہ کر دے۔ میں بستر پر ان کے تکیے کے پاس بیٹھ گئی۔ تکیے کے تلے کچھ کاغذ نظر آئے، میں نے انہیں نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ غالباً رات کو ماریا کوئی کہانی لکھ رہی تھی، بختوں ان کا غسل خانہ صاف کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے اینک لے کے آئی کہ وہیں بیٹھ کے سورہ مریم پڑھ لیتی ہوں۔ بیڈ کے ایک طرف رکھی کرسی پر میں بیٹھ گئی۔ یوں ہی نظر ان کاغذوں کے پلندے پہ پڑی تو اوپری لکھا نظر آیا، دلہن وہی جو ساسو من بھائے۔ میں انسانی فطرت کے عین مطابق تجسس سے مجبور ہو گئی اور بغور دیکھنے لگی۔ میری ساس، اچھا سوال ہے۔ غالباً اس سے کسی نے سوال پوچھا تھا یا کسی خواتین کے رسالے کے سروے کا سوال نامہ تھا۔ میری ساس مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر عزیز ہیں اور وہ بھی مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کے چاہتی ہیں۔ ان سے مجھے اس لیے پیار ہے کہ انہوں نے اس شخص کو پیدا کیا، پالا پوسا جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ بیوی کو کس طرح پیار، محبت اور احترام دینا ہوتا ہے۔ وہ میری دنیا میں سب سے پیاری سہیلی کی بھی ماں ہے۔ میرے والدین نے مجھے دنیا کے تمام والدین کی طرح ناز سے پالا تھا اور کئی معاملات میں سختی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھ میں کئی کجیاں رہ گئی تھی۔ مجھے کھانا پکانا آتا تھا، نہ باورچی خانے میں جانے کا شوق تھا، مگر میری ساس نے میری شخصیت کی اس کمی کو دور کیا۔ وہ چاہتی ہوں گی کہ میں نہ صرف پیار سے بلکہ عام بیویوں کی طرح میدے کے راستے بھی ان کے بیٹے کے دل میں اتروں۔ ان کی طرف سے ہم پر نہ کوئی پابندی ہے، نہ روک ٹوک۔ ہمارے ماں باپ نے اس وقت ہماری دیکھ بھال کی ہوتی ہے جب ہم ناتواں اور وہ توانا ہوتے ہیں۔ اب وہ ناتواں اور ہم توانا ہیں تو ہمارا فرض ہے ان کی دیکھ بھال۔ وہ میرے شوہر کی ماں اور میرے بچے کی دادی ماں ہے۔ مجھے ان سے بہت پیار ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں انہیں خود سے کوئی شکایت نہ ہونے دوں۔ اگر کبھی انہیں تکلیف ہو تو ان کی تکلیف بھی خود پہ جھیل لوں۔ ساس کو ماں یا نند کو بہن کہنے کی ضرورت کیوں ہو؟ اور رشتوں کو انہی ناموں سے رہنے دیں، مگر ان رشتوں میں چھپی خوبصورتیوں کو تلاش کریں۔ ایک ان پڑھ بہو یا ساس ہونے اور ایک پڑھی لکھی اور باشعور ساس یا بہو ہونے میں فرق تو نظر آنا چاہیے نا۔ بہوؤں کو نئی جگہ اپنے پیر جمانے کے لیے نرم مٹی جیسی فضا گھر میں دیں اور ساسوں کی لہجے کی سختی کا موازنہ اپنی ماں کے لہجے سے کریں تو بہت کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ شوہر سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس سے وابستہ ہر شے سے محبت کی جائے، اسے اس کی ہر خوبی اور خامی سمیت چاہا جائے، اس کے ہر رشتے کا احترام کریں۔ جس کا کوئی عضو درد میں ہو تو اس پہ مرہم لگایا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو۔ بہو اچھی نہ ہو تو اسے اپنے پیار سے بدلنے کی کوشش کریں۔ ساس اچھی نہ ہو تو سوچیں کہ کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے۔ آج آپ ان کی ڈانٹ یا سختی کو برداشت کریں گی تو کل بہوؤں سے اس کی توقع کریں گی نا۔ اس کے لکھے گئے ان الفاظ کو پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ وقتوں غسل خانہ صاف کر کے نکلی تو میں چونکی جیسے میں گہری نیند سے جاگی ہوں۔ ہاں، میں اب تک غفلت کی نیند میں ہی تو سو رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، ابھی تک محسن نہیں آیا تھا۔ میرا بچہ اکیلا ہی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو وہ ابھی تک اسپتال میں ہی تھا۔ تم آئے نہیں بیٹا؟ امی، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میرا لہجہ بھی بھرا گیا۔
میں خود کو کسی بری ترین خبر کے سننے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ ماریا کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، اسے فوراً آپریشن کے لیے لے گئے ہیں۔ آپ دعا کریں امی، اسے آپ کی دعاؤں پر بہت اعتماد ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ اسے اس کی اپنی امی سے بڑھ کے پیار کرتی ہیں۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں امی۔ محسن اچانک ہی رونے لگا تھا۔ میرا جوان بیٹا کمزور پڑ گیا تھا، اکیلا تھا، کوئی بھائی نہ تھا، بہن دوسرے شہر میں تھی، وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ میں بھی رونے لگی۔ کلثوم جاگ گئی، مجھے دلاسا دینے لگی۔ پریشان نہ ہو، کہا ہے نا کہ ہمارے محسن کو بہت بس کر کلثوم۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ کوئی شرم کرو، حیا کرو، کیسے کیسے کلمے منہ سے نکال رہی ہے۔ میری بیٹی سے بڑھ کر پیاری ہے وہ مجھے، اللہ اس کا بال بھی بیکا نہ کرے۔ اور خبردار، جو اس کے بعد تم نے ایک بھی فضول بات کی ہو تو مجھ سے چھوٹی مگر فتنے کی جڑ ہو پوری۔ میں نے اپنا غصہ اسی پر نکالا۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور اپنی بہو کو کال کر کے آنے کو کہا۔ ہو سکے تو رانی کو اپنی بیٹی سمجھو، اتنی عزت کرتی ہے تمہاری، تمہارا حکم چلتا ہے ابھی تک گھر پر، ورنہ تمہاری حرکتوں اور زبان کے آگے تو کوئی نہ ٹھہرے۔ تمہیں لگتا ہے آپا، اس نے فوراً کہا، جو میں انگوٹھے تلے دبا کر نہ رکھوں تو یہ فتنی بہویں تو مجھے چین نہ لینے دے۔ پیار سے زیر کرنا سیکھو کلثوم، پیار کی زبان میں پتھر چیرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کلثوم کچھ سمجھ کر اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے چلی گئی تو میں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ تعالیٰ سے اب تک کی گئی کوتاہیوں اور ناانصافیوں کی معافی مانگنے لگی۔ اپنے ذہن میں آنے والے شیطانی خیالات اور منصوبوں سے توبہ کی اور گڑ گڑا کر اس سے ماریا کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ جانے میں کتنی دیر اس جائے نماز پہ بیٹھی اس کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ مانگ رہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی سے میں چونکی تو میرا گریبان تر تھا، آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی۔ محسن کا فون تھا۔ امی جان، اس کی آواز میں جوش تھا۔ مجھے پورا یقین ہے امی کہ سوائے آپ کے ماریا کے لیے اور کوئی اتنے خشوع و خضوع سے دعا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے اس طرح سنوائی ہوئی ہے، آپ کی دعائیں اللہ نے سن لی ہے امی۔ ماریا اور آپ کا پوتا دونوں خیریت سے ہیں امی۔ میں آپ کو لینے آ رہا ہوں بس۔ میں تو بس یہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی، باقی کے آنسو بہا ڈالے۔ پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھے، تیار ہوئی اور محسن کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں رک کے حاجت مندوں کو صدقہ دیا اور ماریا کے لیے پھولوں کا گلدستہ لیا۔ آج مجھے پھولوں کی زبان میں اسے بتانا تھا کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے۔ میں ڈر گئی تھی کہ وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین ہی نہ لے۔ اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی تھی، مگر میرے دل سے تو اندیشہ ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ ہمارے ارد گرد کلثوم جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو پیارے پیارے رشتوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں۔ راستے میں تھے کہ ندا کی کال آئی۔ وہ مبارکباد دے رہی تھی اور جلد آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی امی کہ میں نے اس کے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں، روزوں اور نفلوں کی مانی ہیں۔ میری جان تو اس میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی اس کے پیار کو سمجھ گئی تھی، میں کیوں نہ سمجھی تھی؟ شاید اس لیے کہ اب کی نئی نسل رشتوں اور رویوں کو نئے ڈھنگ دینا چاہتی ہے۔ ندا کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت کہانیاں لکھتی ہے۔ یقیناً وہ اپنی کہانیوں میں ایسے ہی اچھے پیغامات نئی نسل کو دیتی ہوگی۔ اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی لو کو اپنی تحریروں سے چہار اطراف پھیلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے طویل عمر دے، میری عمر بھی اسے لگ جائے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے دعا دی۔ آج سے وہ جو ہسپتال کے بستر پہ لیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، میری بہو ہی نہیں بلکہ میری من چاہی بہو بن گئی ہے، کہ اسی نے تو اپنی محبت اور کاوشوں سے میرے دل کو بدل ڈالا ہے۔ اللہ یوں ہی تمام ساسوں اور بہوؤں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے اور ہمارے رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کو ہمارے گرد ہی موجود شیطانی وسوسوں سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔